क्या नैब तरामीम का जो फैसला आया था शॉर्ट एंड स्वीट, उसका शॉर्ट ऑर्डर ही उसी पर इत्तफाक किया गया या उसका तफसीली फैसला भी आ चुका है? देखें, एक चीज समझें, एक तो 5 रुकनी बेंच तो वैसे भी बनना था, क्योंकि जो पहला फैसला था वो 3 रुकनी बेंच का था। तो लार्जर बेंच बनना था अपील स्टेज पे, एज पर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो आपका लॉ है। देखिए मेरी बात सुने, इसमें वो कह रहे हैं वो जो पहले 3 रुकनी बना था ना, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो शिक 4 के तहत आईनी तशरीह का मामला हो, वहां 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते। वो कहते हैं बुनियादी तौर पर उस 3 रुकनी बेंच की तश्कील भी गलत थी। असर 9 बेंच की तरफ जा रहा है मामला। देखें, अगर उस इशू पे तो कोर्ट जाएगी तो फिर तो मेन केस ही दोबारा सुना जाएगा, अगर उस इशू पे जाता है केस। लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर आप देख लें, जो एट द एंड ऑफ द डे ऑर्डर पास हुआ है वो ये हुआ है कि जो पेंडिंग केसेस हैं, जो अलाइव हुए हैं ड्यू टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन उसमें जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है वो कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगी, और उसका जो आउटकम होगा वो इस पिटिशन के आउटकम पे डिपेंड करेगी, उसकी जो लीगैलिटी या वैलिडिटी होगी। सो केसेस चलते रहेंगे, लेकिन उसमें फाइनल अगर कन्विक्शन पास करनी है, ऑर्डर कन्विक्शन का या एक्विटल का, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन केसेस को अदालत ने रोका नहीं है। देखिए, हम जब कोर्ट में जाते हैं 2-3 तरह के इंटरम रिलीफ्स होते हैं, जिनको हम आम जुबान में कहते हैं स्टे मिल गया। एक तो ये होता है कि वो पूरे प्रोसीडिंग्स को कोर्ट सस्पेंड कर दे, वो बहुत अच्छा स्टे होता है लॉयर्स की नजर में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वो फाइनल ऑर्डर पास करने से रोक देते हैं। जैसे इस केस में फाइनल जजमेंट पास करने से रोक दिया है कि इंसान बेकसूर है या कसूरवार है, इस पे भी फैसला नहीं कर सकती अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। और साथ ही ये भी कह देते हैं कि ये हमारी जो पास जो प्रोसीडिंग्स हैं, इसके आउटकम पे डिपेंड करेगा, उसका क्या फेट होगा, उसकी लीगैलिटी या वैलिडिटी से रिलेटेड। तो इस वजह से प्रोसीडिंग्स तो चली है, लेकिन साथ उनको ये भी कहा गया है अटॉर्नी जनरल को कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, क्योंकि क्या इंटरिम गवर्नमेंट अपील फाइल कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इस पे उनको फिर मौका दिया गया है कि अगली तारीख पे अदालत को इस पे सेटिस्फाई करेंगे कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। इसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे अभी प्रोसीडिंग्स जब चलेंगी। उसके अलावा अब सेट असाइड करना है कोर्ट ने, तो उसके लिए भी रीजनिंग अच्छी देनी होगी। लेकिन ये केस 1 तारीख में डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि ये अपील है, रिव्यू नहीं है। अपील का स्कोप बड़ा होता है काफी उसमें, फिर क्योंकि अपील इज कॉन्टिन्यूशन ऑफ द ओरिजिनल केस, जो लीगल टर्म हम कहते हैं। तो इस वजह से इस पे बहस होगी काफी। सबको नोटिस भी हो जाएंगे, आज चेयरमैन पीटीआई को भी नोटिस हुआ होगा, बाकी लोगों को भी होंगे, उनके लॉयर्स आएंगे। तो ये प्रॉपर केस चलेगा, ये 1 तारीख में डिसाइड नहीं होगा। इस पे पूरा बहसो मुबाहिसा होगा, पूरी तरह सुना जाएगा, फिर एक तफसीली फैसला आएगा। वो अब कब आता है ये कोर्ट पे देखना पड़ेगा, उसको वो किस तरह चलाना चाहते हैं। लॉयलिस्ट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे अबू सर? देखें, निगरान वज़ीर आज़म जो है हमारे, उनको एक चीज मैं रिमाइंडर दे दूं कि 12 दिन रह गए हैं। उसके बाद वो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और वो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, अभी रहेंगे वक्ती तौर पे, क्योंकि इलेक्शन आज नहीं तो कल तो होना ही होना है, और पावर सारा ट्रांसफर होगी, पावर ट्रांसफर होगी। लेकिन एक चीज वो याद रख लें, जब तारीख लिखी जाएगी, और तारीख बड़ी सख्त होती है और बिल्कुल न्यूट्रल होती है, तो तारीख में ये जरूर लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की जो अवाम थी, उनकी जो बिल थी, जो उनका आइन उनको देता है कि उनके मुताबिक हुकूमत होनी चाहिए, उनका इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उनके उसमें कुछ अच्छे नाम से याद नहीं रखा जाएगा कि वो एक गैर आईनी तरीके से उन्होंने अनअकाउंटेबल तरीके से हुकूमत की, जो अवाम को जवाबदेह नहीं थी, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ। और ये तारीख 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद कभी ना कभी जरूर लिखी जाएगी, और अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। तो एनी ऑनरेबल मैन, कोई भी हो, जिसको आइन पे बिलीव है, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव है, वो जिस दिन 90 दिन हो उस दिन रिजाइन देकर उसको खुद ही घर चला जाना चाहिए। तो उसको लोग बड़े अच्छे लफ्जों में याद रखेंगे कि मैं आइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो जहां तक इनकी बात है, देखें, मैं ये कबूतर वाला रवैया नहीं रख सकता कि अगर मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
कोई स्पेस दी जा रही है या उनको जलसे करने दिए जा रहे हैं, आपके सामने है। कोई इवेंट भी होता है, वहां 20 लोग भी इकट्ठे हों, 25 लोग भी इकट्ठे हों, तो वहां पे पुलिस की प्रिजन वैन्स पहले पहुंच जाती हैं। उनको पेशावर हाई कोर्ट से केपीके की पूरी उनकी जितनी लीडरशिप है वो ऑर्डर्स लेती है, तो उन्होंने जलसा करना है, तो वहां पे जैसे वो जलसे के लिए पहुंचते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर का ख्याल नहीं किया जाता और वहां पे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो शख्स कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहता है, जो उसका आईनी हक है, राइट टू असेंबली, आर्टिकल 17 कहता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या उसको किसी न किसी पाकिस्तान पीनल कोड की किसी दफा के अंदर कभी 121 लगा देते, कभी 153 लगा देते पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसको एफआईआर में बुक कर लेता है, फिर वो एब्सकॉन्डर हो जाता है। तो ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, बिल्कुल नहीं है कि एक पूरी पार्टी को आपने दीवार से लगा दिए, उनके हाथ भी बांध दिए, उनके टांगे भी बांध दिए और उल्टा करके लिटा दिए आपने। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो एक्टिविटी कर सकें कोई। तो ये फिर कबूतर वाली बात हो गई कि मुल्क में क्या हो रहा है, बुनियादी हकूक की पामाल हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोलूं, अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स दूं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आगे जो लोग बैठे होते हैं, यू आर यूज्ड टू कि वो आपसे सख्त सवाल नहीं करते। अब तो मैंने सुना है कल वाले एक्सपीरियंस के बाद वो तो अब उस साइड पे मुंह करके भी नहीं सोते जहाँ लम्स यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन बनती है। हाँ, लेकिन वो सवाल उनसे अच्छा हुआ कि जाने आप यहाँ आए क्यों। वो शायद खुद भी बाद में यही सोच रहे हो कि वो वहाँ गए क्यों।